नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारी आवाज अगर आ रही है अच्छे से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ सही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए, फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी आवाज किसको ब्लॉक करा रहे हो? ना किसी को ब्लॉक करो, ना तो किसी को खोलो। सब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगल बगल बोलते ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी कभी भी कुत्तों को रिप्लाई नहीं करता है। तो उसी तरीके से आपका भी व्यवहार होना चाहिए। हाथी की मस्त चाल की तरह चलिए और आप लोग आनंद उठाइए। कई बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर, कभी आप केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, कभी आप बायोलॉजी पढ़ा देते हैं, कभी आप ऊर्जा के संसाधन ले आते हैं, कभी आप पर्यावरण पढ़ाने लगते हैं। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, अभी हम केवल और केवल रैंडम क्लासेस चला रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज आपके साथ जुड़ेंगे और हम आपके साथ टॉपिक वाइज पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी एक एक चैप्टर को आपके सामने रखेंगे और फिर उसके बाद उसको बढ़िया से क्वेश्चन आंसर्स भी कराने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम बस इतना टेस्ट कर रहे थे कि आखिरकार बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, तभी तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आप जैसे मुकेश सर कहते हैं ना, आपसे हम हैं। तो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हम आपकी क्लास को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसीलिए मैं अभी रैंडम क्लासेस चला रहा हूं। कभी ये टॉपिक उठा लिया, कभी वो टॉपिक उठा लिया। तो धीरे धीरे करके हम आपको एक सिस्टम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी चैप्टर उठाएंगे केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो वहां से आप लोगों को इसको हम प्रारंभ कर देंगे। फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन उठाएंगे, वहां से प्रारंभ कर देंगे। जीव विज्ञान में हम जैव प्रक्रम उठाएंगे, वहां से क्लास को प्रारंभ कर देंगे। तो बिल्कुल बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और धर्मेंद्र, अतुल, दिम्मी, सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। और अब आप लोगों की क्लास को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो अपनी कक्षा के लिए आप कमेंट करके यहां पर जवाब दीजिए कि सर, हम तैयार हैं। हां, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई विद्यार्थी अगर उल्टा सीधा कमेंट भी करे तो कभी भी उस पर विचार मत करिएगा। वो पहले से ही खत्म है जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो जब पहले से वो खत्म है तो उन पे खत्म लोगों पर कहां विचार होता है? सिर्फ उन्हें दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। दो ही कार्यक्रम होते हैं और तो कुछ होता नहीं बच्चों। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। आइडियल आदर्श कह रहे हैं कटप्पा गुरुदेव। चलिए बेटा, कटप्पा कहिए, टकलू कहिए, आपकी मर्जी, आपकी भाषा, आप स्वतंत्र हैं। आपका मस्तिष्क है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यस सर, आई एम रेडी। तो चलिए बेटा, आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, मस्त क्लास होने जा रही है, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन ही अधूरा है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसी चीज है, अगर आपको ना मिले तो जीवन आपका चल ही नहीं पाएगा। ये ध्यान रखिएगा। हम आज आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं उस पर जरा विचार करिए। ये है ऊर्जा, और इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो बच्चों हम इसे कहते हैं क्या? एनर्जी। ठीक है? अच्छा, ये जो आपके सामने संपूर्ण संसार है, ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सामने संपूर्ण संसार है, इस संपूर्ण संसार में बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे आपके शरीर का
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, बैठना, उठना, सोना, कोई भी कार्यक्रम संपादित करना, संपूर्ण क्रियाकलापों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? तो ध्यान में रखिएगा, वह आवश्यकता की पूर्ति कौन करता है? तो हम उसे ऊर्जा कहते हैं। बिना ऊर्जा के ना तो आप खा सकते हैं, ना तो आप उठ सकते हैं, ना तो आप बैठ सकते हैं, ना क्रिकेट खेल सकते हैं, ना फुटबॉल खेल सकते हैं। इवन आप अगर ऊर्जा ना हो तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। यानी इस संसार में सारी क्रियाकलाप किस चीज पर निर्भर करती है? तो वह एक कंपोनेंट है, नाम है उसका ऊर्जा। तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। हां जी, बिल्कुल। तो आप लोगों को ऊर्जा पर ध्यान देना है। हमारी जो आज की कक्षा होगी वह पूर्ण रूपेण ऊर्जा पर ही केंद्रित होने जा रही। आज आप हमें YouTube के माध्यम से अपने मोबाइल में देख रहे हैं। आप लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, सूरज की रोशनी आती है, कोयला जला देते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये संपूर्ण चीजें है क्या? ऊर्जा। तो अब बात यह आती है कि ऊर्जा हमें मिलती कैसे है, ऊर्जा हमें प्राप्त कैसे होती है? एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर लॉस। ऊर्जा ना तो निर्मित की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। एनर्जी ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में। कभी भी ऊर्जा ना तो समाप्त हो सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट हो सकती है। यानी अगर अपने जीवन में आप आसपास कुछ भी देख लीजिए तो बिना ऊर्जा के संभव ही नहीं है कोई भी कार्यक्रम। आप करके देखिए ना, अगर बिना ऊर्जा के आप कर लेंगे तो आप बताइएगा। लेकिन अब बात ऊर्जा की नहीं है, अब है ऊर्जा के स्रोतों की। आखिरकार ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है। यानी इस संपूर्ण चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि हमें ऊर्जा प्राप्त कहां से होती, हमारे ऊर्जा के स्रोत क्या हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ऊर्जा के स्रोत पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम अपने शारीरिक ऊर्जा की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर शारीरिक ऊर्जा क्या होती है? तो बेटा एक बात बताओ, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी कहां से? कमेंट करके आप लोग बताइए, बोलिए आप लोग कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी कहां से? किस चीज को हम क्या करें कि हमें उस चीज से ऊर्जा प्राप्त हो जाए? बताइए बेटा। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक जरूर करिए। बताइए आप लोग। भोजन, डिम्मी चौधरी बिल्कुल सही कह रही हैं, भोजन भोजन भोजन, याद रखिएगा भोजन। तो बच्चों एक बात याद रखना, आप लोगों को शायद मालूम हो हमारे शरीर की ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। अच्छा, भोजन जब हमने कर लिया तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर में उसका क्या होता है? पाचन होता है। अब पाचन के बाद हमारे शरीर में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और बेटा अब हम इस ग्लूकोज को जलाएंगे। बेटा एक वर्ड हमेशा याद रखना, जलाना। क्योंकि अगर हम ऊर्जा के स्रोत को जलाएंगे, ऊर्जा के स्रोतों को जलाएंगे, तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगी। तो हम इस ग्लूकोज को किसकी सहायता से जला दें कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाए? बताइए आप लोग, कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलती है? जल्दी जल्दी उत्तर आना चाहिए। बताइए बेटा। हां जी,
हाँ बिल्कुल कुमार करनौ, क्या नाम है तुम्हारा? बोलिए। कोई भी चीज किसकी उपस्थिति में जलती है, और अगर हम किसी भी ऊर्जा के स्रोत को जलाएंगे नहीं तो हम कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है डिम्मी चौधरी का। और एक बालक है दिक्ति, दिक्ति नाम का बालक है, ऑक्सीजन बता रहा है। तो बच्चों ध्यान रखना, इस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आपको शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। किस रूप में? एटीपी के फॉर्म में आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमारा शरीर कितनी प्रक्रियाओं से गुजरता है, तब उसे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। सुबह के नाश्ते से दोपहर के बाद ऊर्जा चालू होती है मिलना, 5 घंटे लगते हैं। और दोपहर के खाने से 6 बजे शाम के बाद ऊर्जा मिलना प्रारंभ होती है, और रात के खाने से सुबह तक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिए, खाना अच्छा खाइएगा ऊर्जा अच्छी मिलेगी, खाना खराब खाइएगा ऊर्जा खराब मिलेगी। इसीलिए अच्छा खाना है, अच्छा पचाना है, अच्छी ऊर्जा लेनी है और अच्छा निकाल देना है। तो बच्चों ध्यान रखना, हम इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल पढ़ेंगे क्या? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत ही बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यहां पर महत्वपूर्ण बातें आपको यह बताई जाएंगी कि ऊर्जा के स्रोत क्या हैं और उनको हम कैसे जलाएं तो हमें प्राप्त होगी क्या? ऊर्जा। सर एटीपी क्या है? बच्चों एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा का रूप है। जैसे आप ऊर्जा के रूप में आग जलाते हैं और आपको कुछ प्राप्त होता है, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वह किस रूप में संचित होती है, यानी किस रूप में स्टोर होती है बच्चों? तो याद रखना, नाम है उसका एटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम इसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में ऊर्जा किस रूप में भंडारित रहती है, तो आपका उत्तर होगा क्या? एटीपी। गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक का बटन जरूर दबाएं, बिना लाइक के वीडियो देखना। ऊर्जा के स्रोतों का परिभाषा क्या होता है? बहुत सिंपल सा परिभाषा है। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हीं स्रोतों को हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर हमें गेहूं से रोटी मिलती है तो रोटी का स्रोत क्या हुआ? गेहूं हुआ। तो जिससे हमें जो प्राप्त हो वही उसका स्रोत मान लिया जाता है। तो ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? जिन पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हीं पदार्थों को हम ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन है बेटा। भोजन में रोटी भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है, चावल भी हो सकता है, चटनी, अचार, मोमोज, बर्गर, समोसे और छोले भटूरे भी हो सकते हैं। और इन्हीं को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और इसी तरीके से मिनरल या खनिज। यानी हमारे ऊर्जा के स्रोत कई हो सकते हैं। भोजन में रोटी भी हो सकती है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। आलू और कचालू जिसको आप कहते हैं वह भी एक तरीके से क्या है? हाँ जी बिल्कुल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
क्या हर ऊर्जा का स्रोत को कहीं से भी ऊर्जा मिलती है? नहीं, कहीं से भी ऊर्जा नहीं मिलती। सारे स्रोत अलग अलग होते हैं, ऊर्जा का प्रकार एक हो सकता है। जैसे हमें कोयले से बिजली मिलती है, पानी से भी बिजली मिलती है, नाभिकीय रिएक्टर से भी बिजली मिलती है, पवन से भी ऊर्जा मिलती है, हमें बिजली की ऊर्जा मिलती है। तो स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, ऊर्जा एक प्रकार की हो सकती है। जैसे हमें रोटी से भी ऊर्जा मिलती है, हमें चावल से भी ऊर्जा मिलती है। तो स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा के प्रकार एक ही हो सकता है। यानी ऊर्जा का जो प्रकार है वो एक ही प्रकार का हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों, खुश रहिए, एकदम सदैव खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड इवनिंग। आप लोग बताइए, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? हम आगे बढ़ें। सर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह तो बहुत आसान होता है बेटा, C6H12O6 होता है। यह है आपके ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी हमें प्राप्त होता है और हमारे पाचन क्रिया के बाद भी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे। बोलिए, यहां तक कोई समस्या है या नहीं? फिर हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, हेलो सर, अभ्युदय गर्ग कह रहे हैं हेलो बेटा, मैं तुम्हें पहचान गया। बताया तो आपके सामने, ये ग्लूकोज लिखा तो हुआ है। एक्चुअल में बेटा देखो, ये ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज एक तरीके से मोनोसेकेराइड होता है। समझे बात को? चलो, टाइप ऑफ एनर्जी। अब हम आपके सामने और भी बहुत सारी विस्तार से चीजों को समझाने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, जरा ध्यान देना इधर। आपके सामने लिखा हुआ है भारत में ऊर्जा के स्रोत। जरा ध्यान से देखो, भारत के ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? एक तो होता है भैया परंपरागत ऊर्जा, और एक होता है क्या? गैर परंपरागत ऊर्जा। देखो अब एक चीज समझो बात को, परंपरागत और गैर परंपरागत का मतलब समझो। जो हमें विरासत में मिला हो वह परंपरागत है। हम बोलते हैं ना, हम अपनी परंपरा का पालन करेंगे, और अगर आप हमारी परंपरा में अड़चन उत्पन्न करेंगे तो हम आपकी गर्दन अलग कर देंगे। राजा नहीं कहता हम अपनी परंपरा से बंधे हुए हैं, वरना हम आपको अभी के अभी यहां अपने राज दरबार से बाहर निकाल देते। तो परंपरा का मतलब होता है विरासत। हमें जो ऊर्जा स्रोत विरासत में प्राप्त हुए, यानी हमारे पूर्वज भी इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन जो आज की डेट में हमने 10, 20, 25, 50 सालों में जो स्रोत हमने उत्पन्न किए हैं, उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम से जानते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब यह होता है कि ऐसा स्रोत जो अभी 10, 20, 25, 50 सालों में हमने खोजा हो, और ऐसा स्रोत जो आज हम 200, 300, 400 साल पहले से हम प्रयोग करते आ रहे हो, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम से जानते हैं। गुड इवनिंग, सुजीत कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। जब हमें विरासत में मिली तो वो परंपरागत, और जो विरासत में नहीं मिला वह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आता है। सुजीत कुमार बालक, अब बस करो, बहुत हो गया। अब देखो इधर, एक होता है गैर व्यावसायिक स्रोत और एक होता है व्यापारिक स्रोत। बोलो, आज भी जो लोग गांव में होंगे, जो लोग भी गांव में होंगे, उनको मालूम होगा गैस पर खाना तो बनता ही होगा, लकड़ी पर भी खाना बनता होगा। जितने भी बच्चे गांव से संबंधित होंगे उनको मालूम, आज भी जब हम कभी गांव जाते हैं तो वहां पर हम लकड़ी
पर चूल्हे पर ही खाना पकवाते हैं ताकि हमें उसका स्वाद मिल जाए, क्योंकि चूल्हे में बनी हुई रोटी का स्वाद आप चाहे जितना पूरा भारत नहीं पूरा विश्व भ्रमण कर लीजिए, जो स्वाद आपको उस चूल्हे की रोटी में मिलेगा वह गैस की रोटी में कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जलाऊ लकड़ी आज से नहीं इस्तेमाल हो रहा है। जब से मानव ने अग्नि की खोज की है तब से जलाऊ लकड़ी का ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। समझे बात को? ध्यान रख। वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ मतलब आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा जहां लाई और चना भूंजा जाता है, देखा है ना? जहां पर भी लाई और चना भूंजा जाता है, हमारे यहां भुंजवा कहा जाता है। भुंजवा एक जाति होती है। वो लोग क्या करते हैं, वो चना और लाई वगैरह भूंजने का काम करते हैं। तो बच्चों एक बात देखा होगा, जो भुंजवा होता है यानी जहां पर भुंजाया जाता है किसी चीज को, वहां पर वनस्पतियों के पत्ते इस्तेमाल होते हैं, सूखे पत्ते इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सर चीनी का स्रोत क्या है बताते हैं आपको। देखो इधर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहां पर हम लोग वनस्पति के व्यर्थ पदार्थ क्या हो सकता है, लकड़ी हो सकती है और पदार्थ आपके पत्ते हो सकते हैं। इसके अलावा कपड़े हो सकते हैं। कपड़े भी ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। जला दिया भैया, उससे भी हम प्राप्त कर लिए, कुछ पका लिया, कुछ खाना पका लिया। तो ध्यान रखिएगा, जलाऊ लकड़ी का मतलब होता है बेटा जो लकड़ियां जल जाएं उन्हें जलाऊ लकड़ी कहते हैं, और जो लकड़ी जल करके खाना बना दे उसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए, तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। बताओ, अरे ग्लूकोज का केमिकल नेम बता तो दिया बच्चा। ये देखो ना, आपका C6H12O6 पहले भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूं, यही होता है केमिकल सूत्र। देखो, एक कुमार सुमित नाम का एक बालक है, यह इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। यह अपने खानदान का परिचय दे रहा है बालक कि मैं देखो कितने बढ़िया खानदान का बालक हूं। क्लास 9th का भी सूत्र तो बता दिया। देखो अब आइए हम बात करते हैं व्यापारिक स्रोत पर। कोयला, बेटा आपको पता होगा आजकल एक स्रोत होता है बिजली का। बिजली हमें प्राप्त होती है कहां से? आपको मालूम होगा, एनटीपीसी से। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। एनटीपीसी में किस चीज, थर्मल मतलब क्या हुआ? थर्मल मतलब उन जगहों पर कोयले का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए। तो कोयले का इस्तेमाल अगर हो तो समझ जाइएगा वह स्रोत क्या है, परंपरागत है। आज से नहीं, आज लगभग 400, 500, 1000 साल पहले से हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बनाने में? खाना बनाने में भी करते हैं, बिजली बनाने में भी करते हैं, और भी स्रोत और भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। हां, बोर्ड एग्जाम 12 का भी कैंसिल हो गया है, यह मुझे पता हो गया है। ठीक है, और आप लोगों को भी शायद यह जानकारी हो गई है। ठीक है, अब आइए पेट्रोल। सभी लोग इस पेट्रोल के बारे में जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल हमें कैसे प्राप्त होता है, कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है? तो पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि हमें पेट्रोल कैसे प्राप्त होता है और हमें कोयला कैसे प्राप्त होता है। बच्चों, आज से लाखों करोड़ साल पहले, लाखों करोड़ साल पहले जब पेड़ पौधे जमीन में दब गए, पेड़ पौधे, ध्यान से सुनिएगा, आज से लाखों करोड़ साल पहले
जब वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे जमीन में दब गए और दबने के बाद पृथ्वी के ताप एवं दाब के कारण वह वनस्पति या पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए और उसी को जीवाश्म कहा गया। तो बेटा ध्यान रखना, कोयला हमें क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि आज से लाख साल करोड़ पहले पेड़ पौधे जमीन में दब गए और पृथ्वी के भीतर के ताप एवं दाब के कारण वह जीवाश्म में परिवर्तित हुए और आज वो हमें किसमें प्राप्त होते हैं? वह कोयले के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो यह हुआ तो आपका कोयला। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए आज से लाख साल करोड़ पहले, बहुत समय पहले, जब जंतु, जीव जंतु यानी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, डायनासोर, ये सब पृथ्वी के अंदर दब गए और फिर उसके बाद पृथ्वी के दाब एवं ताप के कारण यह जीवाश्म में परिवर्तित हुए और हमें प्राप्त हुआ क्या? पेट्रोल। यानी अगर आज कोई जलजला आए, तूफान आए, कोई बवंडर आए और हम उसमें दब जाएं, हम आप कोई भी दब जाए, तो याद रखना आज से लाख करोड़ साल बाद हम पेट्रोल बन करके बाहर निकलेंगे। और अगर आज आपके आसपास के पेड़ पौधे जल जाएं, भूंज जाएं, तो ध्यान रखिएगा वह दब जाएं तो पृथ्वी के ताप एवं दाब के कारण लाख करोड़ साल बाद वह कोयले के रूप में आपको निकलेंगे। ध्यान रखिएगा। एक बालक कह रहा है गुरुजी आप रहते कहां हैं? बालक हम रहते तो घर में हैं, उससे तो कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, लेकिन हम इस समय वर्तमान समय में विद्याकुल के स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं आपको, दिल्ली से, दिल्ली के स्टूडियो से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा हम हट जाएं तो लीजिए, हट गए भैया, खींच लो स्क्रीनशॉट। लीजिए हम हट गए। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। नंबर नहीं मिलेगा, स्टूडेंट बहुत परेशान करता है भैया, नंबर हम नहीं दे पाएंगे। चलिए सर, पानी से भी बिजली मिलती? बिल्कुल मिलती है, हाइड्रो पावर्स होते हैं। पानी से बड़े बड़े बांध क्यों बनाए गए हैं? आप टरबाइंस क्यों लगाया गया? इसीलिए ना लगाया गया है ताकि आपको बिजली प्राप्त हो जाए। ये देखिए प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी जंतुओं के अवशेषों से ही प्राप्त होती है, जो समुद्रों से प्राप्त होती है। जैसे एलपीजी हो गया, जैसे सीएनजी हो गया, जैसे पीएनजी हो गया, जिसपे हम खाना बनाते हैं, जिससे हम गाड़ियां चलाते हैं। तो याद रखना प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, तो ये सब प्राकृतिक गैसों के अंतर्गत आते हैं जो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में आते हैं। तापीय ऊर्जा सभी लोग जानते हैं, ताप क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, उसी को तापीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत जो अभी आप पूछ रहे थे, भारी जल, तो कहने का मतलब जल विद्युत का मतलब यह हुआ कि जो हाइड्रो पावर होते हैं, हाइड्रो पावर से भी तो हमें बिजली प्राप्त होती है टरबाइंस के माध्यम से, जब उसके ऊपर पानी गिराया जाता है। तो अनुराग पटेल कह रहे हैं हां कुमार सुमित, अब तुमने सही सही जवाब दिया और एक विद्यार्थी की तरह व्यवहार कर रहे हो। हां बेटा ये एनसीईआरटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? आप जानते हैं पवन चक्कियां लगाई जाती हैं, गुजरात में सबसे ज्यादा पवन चक्कियां लगाई गई हैं, आपको पता होगा। सौर ऊर्जा भी, सौर प्लेट लगाई गई हैं,
सिलिकॉन का एक प्लेट होता है, उसी पर ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये गैर परंपरागत है, ये सब अभी हम लोग जानते हैं, यानी अभी ये 10, 20, 25 साल पहले ही इन सब चीजों की खोज हुई है। हाइड्रोजन ऊर्जा भविष्य ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन ऊर्जा कहते हैं, यानी जिन्हें हम भविष्य ऊर्जा कहते हैं वह भी हाइड्रोजन ऊर्जा के अंतर्गत ही आता है। महासागरीय ऊर्जा, आपको मालूम है महासागर में ज्वार भाटा उठता है, हाइड एंड टाइड होते हैं, तो उसके कारण भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भूतापीय ऊर्जा, भूमि में यानी जो पृथ्वी के भीतर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तापमान में अंतर, उस तापमान में अंतर के कारण क्या होता है, आप देखिएगा बड़ी ही आसानी से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बायोमास होता है, यानी जो गली सड़ी गली गोबर वगैरह होता है उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बायोगैस होता है उसी से, सिंपल सी बात है। परमाणु ऊर्जा का मतलब यह होता है बेटा, परमाणु दो तरीके से काम आता है, विनाश के लिए और सृजन के लिए। बम गिराइएगा परमाणु बम तो विनाश हो जाएगा, और अगर हम परमाणु का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करेंगे तो हमारी पूरी बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। परमाणु का मतलब होता है बेटा जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, परमाणु के अयस्क होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, ये तत्व होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ध्यान रखिएगा। डिम्मी चौधरी बिल्कुल सही। तो बच्चों ये आप लोगों को क्लियर हो गया हो तो बताइए, फिर हम आप लोगों को आगे पढ़ाते हैं। बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बोर्ड से हट गए हैं। अगर आप लोगों को ये सारी बात, और सुनो, भविष्य ऊर्जा के रूप में हम हाइड्रोजन को मानते हैं। हाइड्रोजन एक तरीके से भविष्य ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, जरा ध्यान से देखिए। एक होता है रिन्यूएबल ऊर्जा और एक होता है नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा। हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पहले ये देखो, नवीनीकरण, नवीनीकरण ऊर्जा, और एक का नाम है अनवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण, अनवीनीकरण ऊर्जा। अच्छा, चलिए बताओ बेटा, कोयला अगर जल गया तो क्या बनेगा, राख बनेगा। बताओ, क्या दोबारा हम इससे कोयला बना सकते हैं? बोलिए, क्या कोयले को जलाने के बाद जो राख मिलेगी, क्या हम उससे बना सकते हैं? हाँ, किसके बारे में एक्सप्लेन कर दें बेटा? हाँ, तो इसीलिए हम इसको अनवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। पेट्रोल डीजल ये सब अगर हम जला दें तो धुआं बन जाता है, क्या धुएं से पुनः पेट्रोल बनाया जा सकता है? नहीं, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आता। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा। अगर हम परमाणु के जो तत्व होते हैं उसका इस्तेमाल एक बार जलाने में कर दें तो क्या दोबारा परमाणु से फिर से उस राख से या किसी भी चीज से या रेडिएशन से आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। नेचुरल गैस एलपीजी जब खत्म हो जाती है तो क्या दोबारा आप अपने घर में भर लेते हैं?
नहीं, इसके लिए पुनः भरने के लिए भेजा जाता है। तो ये सब क्या होगा, भविष्य में ये सारी ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी, यानी भविष्य में ये जितने भी स्रोत हैं ऊर्जा के, यह समाप्त होने के कगार पर हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी स्रोत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में ये सारे स्रोत समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, बायोमास कभी खत्म नहीं होगा, हाइड्रो पावर कभी खत्म नहीं होगा, और जियोथर्मल कभी खत्म नहीं होगा। हवा चलेगी तो ऊर्जा मिलेगी, पृथ्वी जब तक है तब तक हवा चलेगी, पृथ्वी जब तक है तब तक पानी मिलेगा, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य मिलेगा। तो अब आप सोचिए, जब एक बार आप सोलर ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या दोबारा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सूरज खत्म ही नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। चलिए, ये देखो जीवाश्म क्या होता है, बता चुका हूं आपको। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। बेटा, जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन होता है कोयला, पेट्रोल, ऐसी चीजें जो होती हैं वह जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु हुआ करते थे, उनके दबने से जो पृथ्वी का ताप एवं दाब था, उसके कारण हमें क्या मिला? कोयला और पेट्रोल जैसी चीजें हमें प्राप्त हुई। बेटा देखो, सोलर ऊर्जा कैसे खत्म होगी? क्या सूर्य खत्म हो जाएगा? सूर्य भी तो एक सूर्य क्या है, ग्रह है या तारा है? बताओ। फिर हाइड्रोजन एनर्जी आ जाएगी, फिर बैटरी की ऊर्जा आ जाएगी, दुनिया भर की ऊर्जा का स्रोत आदमी, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता मनुष्य को पड़ती रहेगी, वैसे वैसे खोज होता रहेगा। बेटा, लाइट पर कीड़े क्यों आते हैं? आप लोगों को पता होगा, जो कीड़े होते हैं, कीड़े का मतलब कीट पतंगे, ये क्या होते हैं? यह प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। यह हमेशा प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जुगनू कभी भी प्रकाश की ओर आकर्षित नहीं होता, लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं वो प्रकाश की ओर, उसकी गर्माहट के कारण उसकी ओर आकर्षित होते हैं। हाँ, स्टार है, तारा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज आपकी क्लास इतने पे ही समाप्त करेंगे। ठीक है, ये देखिए आपके लिए बढ़िया वाला एक थैंक यू लगा हुआ है, आप इस थैंक यू को देख लीजिए। तो चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों के थोड़ा कमेंट देख लिए जाएं। बताइए, सब कुछ ठीक है? आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं? बोलो बच्चों, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया आपको। सर, सन को ऊर्जा कहां से? सन में जो सूर्य में ऊर्जा मिलती है वह नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण प्राप्त होती है। यानी नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। और सुमित कुमार सुमित जो है, तुम जो लिखते हो मैं सब पढ़ लेता हूं बालक। अपनी गंदगी अपने पास रखो। थैंक यू डिम्मी, थैंक यू बेटा, मजा आ गया। बिल्कुल मजा आएगा, मजा लेते रहिए और घर में रहिए, खुश रहिए और विद्याकुल परिवार के साथ जुड़े रहिए। जय महाविद्याकुल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स लेकर के भविष्य में आने जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिए उन कोर्सों को ज्वाइन करने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।